Hello students, welcome to class 9th and we are doing the chapter poverty as a challenge. And what is poverty as a challenge? Chapter in this chapter we have discussed about that what is the meaning of poverty, what is the reasons of poverty, how the poverty has been eliminated from our society. सो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या है ये हम देखते हैं। देखिए, एंटी पॉवर्टी मेजर्स का मतलब है एंटी पॉवर्टी मीन्स जो पॉवर्टी के क्या हों, पॉवर्टी के अगेंस्ट हो, यानी पॉवर्टी को रिमूव करने के, पॉवर्टी को एंटी करने के कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन से हमारे पास ऐसे कह सकते हैं हम कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं हमारे पास जिनसे हम पॉवर्टी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। So removal of poverty has been one of the major objective of Indian development strategy. अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी कि इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है उसका सबसे मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, यानी जितने भी उसके मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, या तो डेवलप करना कंट्री को, डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में लेके आना, या अनएम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल ख़त्म करना, उन्हीं में से एक एंटी पॉवर्टी मेजर्स भी है, यानी कि पॉवर्टी का रिमूवल करना भी है। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। ये जो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, ये मेनली 2 प्लैंक्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रमोशन पर। नेक्स्ट टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की को टारगेट करने पर, यानी जो भी हमने एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बनाए हैं उन सभी को अगर हम टारगेट लेकर चलें, या उन सभी के टारगेट्स को अगर हम अचीव कर लें, तो हमारा जो ये एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जिसके लिए हमने इनको स्टार्ट किया है वो सारी चीज़ें हम इसकी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रमोशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, तो हमें तेज़ी से आगे बढ़ना है, हमें अपनी जो फाइनेंशियल कह सकते हैं फाइनेंशियली हमें अपने आप में सेल्फ रिलायंट होना है, और एक तो हमें आत्मनिर्भर बनना है, और दूसरा हमें जो गरीबी है इसके प्रोग्राम्स को कुछ टारगेट करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू अर्ली 30 ईयर्स के पीरियड से ज़्यादा ही हो चुके हैं, लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s, अर्ली 80s की बात है। देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। पहले यहाँ पर बहुत ही जो अर्ली 80s की मैं बात कर रही हूँ, जैसे 1815 1820s की, यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम हुआ करती थी। नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी, और ना ही पॉवर्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रिडक्शन देखा गया था। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट विच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 1950s। अर्ली 1950s में अगर हम देखें तो 45% था। रिमेन द सेम इवन इन द अर्ली 80s, अर्ली 80s में भी वो सेम ही था, यानी कि 80s से लेकर 90s, यानी कि 100 ईयर्स में भी जो ये पॉवर्टी के जो परसेंटेज हैं इनमें कोई भी चेंज नहीं आया। सिंस द 80s से ही इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बाद 80s से ही इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई, इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई होना, और सबसे तेज़ हो गई, फास्टेस्ट हो गई। द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द, ग्रोथ रेट जो है वो जंप हो गई हमारी, 3.5% थी पहले एक ईयर में, 1970s में 6% हो गई, 1980 यानी कि जस्ट डबल हो गई ग्रोथ रेट हमारी। द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। हायर ग्रोथ रेट्स जो हैं उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी में, क्योंकि देखिए जब भी जैसे मान लीजिए कोई भी जो कंट्री है वो अगर बहुत ज़्यादा पुअर है तो सबसे पहले तो उसे अर्न करना है, या कोई भी फैमिली है हम उसके बारे में सोचते हैं कि एक तो अपनी गरीबी को मिटाने का प्रयास करो, दूसरा क्या करो अपनी ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करने का प्रयास करो। तो दोनों ही मेजर्स जब इक्वल चलेंगे तो ही जो पॉवर्टी है रिडक्शन हो सकती है। द हायर ग्रोथ रेट हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। हायर ग्रोथ रेट जो है वो उसने इसकी रिडक्शन में काफ़ी हेल्प की।
it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और पोवर्टी रिडक्शन है, इनमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। यानी अगर ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो कंट्री ज़रूर कहाँ पहुँच जाएगी, बहुत ही डेवलप्ड लेवल पे पहुँच जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वाइडन करती है, यानी कि फैलाती है या ज़्यादा करती है हमारे अपॉर्चुनिटीज़ को, और प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट, और रिसोर्सेज को प्रोवाइड करती है जो कि हमें इन्वेस्ट करने के लिए जिनकी ज़रूरत है। इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम जिन्हें इन्वेस्ट करते हैं। दिस ऑल्सो एनकरेज पीपल, इससे लोग एनकरेज भी होते हैं। दिस ऑल्सो एनकरेज पीपल, ये लोगों को एनकरेज भी करती है। यानी कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, भाई किसी भी कंपनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ खुलेंगी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो सैलरी भी मिलेगी, और सैलरी मिलेगी तो ऑब्वियसली लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। सो जो ये पोवर्टी या ये कह सकते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, दिस ऑल्सो एनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड, अपने बच्चों को स्कूल्स भेजें, यानी कि यहाँ तक कि लड़कियों को भी स्कूल भेजने के लिए एनकरेज करती है। इन होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग एजुकेशन, इस उम्मीद में कि अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा क्या मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा और अच्छे ही रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। However, poor may not be able to take direct advantage from the opportunity created by economic growth. वैसे तो जो गरीब लोग हैं वो डायरेक्ट एडवांटेज नहीं ले सकते क्रिएट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का। मोर एवर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ मच बिलो एक्सपेक्टेशन, और यहाँ तक कि जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर की इज़ मच बिलो एक्सपेक्टेशन, वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कम है। दिस इज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पोवर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल, ये एक डायरेक्ट बियरिंग है पोवर्टी का ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेस। जैसे पुअर पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा विलेजेस में रहते हैं, आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, वो सभी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करने की वजह से ही दिस हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग, यानी कि डायरेक्टली वो पोवर्टी को सहन कर रहे हैं, और पोवर्टी के रिडक्शन प्रोग्राम्स जो हैं वो भी उन पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाते। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस में हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए ये अभी हमने पढ़ा कि पोवर्टी रिडक्शन कैसे होगा। सबसे पहले हमने दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं कि एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो और दूसरा पोवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है उनको चलाया जाए। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस में जो पुअर पीपल हैं वो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट का जो फ़ायदा है, जो एडवांटेजेस हैं वो नहीं ले पाते। इन दीज सर्कमस्टेंसेस, और ऐसी परिस्थितियों में देयर इज़ अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स, क्लियर नीड है हमें एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स की। ऑल्दो देयर इज़ सो मैनी स्कीम्स, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि पोवर्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सकती हैं, फॉर्मुलेट कर सकती हैं। सम ऑफ देम, जैसे उनमें से कुछ हैं नरेगा 2005, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये सितंबर 2005 में पास हुआ था। द एक्ट प्रोवाइड 100 डेज़ अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, एक्ट जो है वो 100 डेज़ अश्योर करता है एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, हर साल 100 दिनों का जो रोज़गार है, 100 दिनों के जो रोज़गार है वो प्रोवाइड करवाता है रूरल हाउस होल्ड में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में। सितंबर 2005 में स्टार्ट हुआ था और 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इसको अवेलेबल करवाता है। तो ये जो 200 डिस्ट्रिक्ट्स में जब ये इसको अवेलेबल करवाता है तो क्या होता है कि जो पर्सन्स हैं वो क्या कर सकते हैं इसके तहत कि जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है वो नरेगा के तहत काम ले सकते हैं, और अगर उन्हें क्या नहीं मिलता, अगर उन्हें फिर भी वर्क नहीं मिलता, नरेगा में भी वर्क नहीं मिलता, तो इन्हें 100 दिनों की जो सैलरी है, 100 दिनों की जो मजदूरी है वो इन्हें दे दी जाती है, चाहे इन्हें काम मिले या फिर ना मिले। 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन, इनमें से 1/3 जो हैं प्रपोज जॉब जो है वो वुमेन के लिए रिज़र्व की गई हैं, और ये वाली जो स्कीम है वो अब 600 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई जा रही है। स्टार्टिंग में ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई गई थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ करके ये 600 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको चला दिया गया है।
लेटर द स्कीम्स एक्सटेंडेड टू 600 डिस्ट्रिक्ट, 600 डिस्ट्रिक्ट्स में इसे चलाया गया। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स, और प्रपोज जॉब का 1/3 जो पार्ट है, मीन्स वही 33% जो पार्ट है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो एस्टेब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी इस्टेब्लिश करती है नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स को। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश, और ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी इम्प्लीमेंटेशन फर्म्स जो हैं इस स्कीम के वो भी पब्लिश करती है। अंडर द प्रोग्राम इफ़ एन एप्लीकेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद 15 डेज़, अगर किसी भी एप्लीकेंट को 15 डेज़ के अंदर अंदर काम नहीं मिलता है, ही विल बी एंटाइटल्ड टू अ डेली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो भी उसे क्या मिलेगा, डेली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी डेली की जो मजदूरी है वो उसे मिलेगी। तो अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम, फर्स्ट जो स्कीम है वो तो हमारी हो गई नरेगा, ये भी एक एंटी पॉवर्टी, यानी कि वही है कि काम दिया जाए लोगों को जिससे लोगों को पैसा मिले, और अगर वो काम नहीं भी मिल रहा है तो भी उन्हें पैसा दिया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि इससे अच्छा तो बिना काम के पैसे देने से अच्छा तो वो क्या करेगी कि पैसे देकर काम करवाएगी, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम हैज़ बीन द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड जो है वर्क प्रोग्राम का NFWP फुल फॉर्म है इसकी, दोनों की फुल फॉर्म्स आपको लर्न करनी है, NREG है नरेगा की भी, और ये NFWP यानी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, विच वॉज लॉन्च्ड इन 2004, जो कि 2004 में लॉन्च की गई थी, और नरेगा 2005 में लॉन्च हुई है। इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा जो पिछड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके अंदर इसे लॉन्च किया गया। द प्रोग्राम इज़ ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, ये प्रोग्राम जो है वो ओपन किया गया था सभी रूरल पुअर के लिए, हु आर इन द नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन डिज़ायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड लेबर, जो जिनकी इच्छा होती है मैनुअल अनस्किल्ड वर्क करने की। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से। एंड फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टेट, फूड ग्रेन्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट्स में क्या किए गए, प्रोवाइड किए गए, इम्प्लीमेंट किया गया इन्हें 100% में। आर प्रोवाइडेड एज फ्री ऑफ कॉस्ट इन द स्टेट्स। वंस द नरेगा इज़ इन फोर्स द NFWP विल बी सबज्यूम्ड विद इन दिस प्रोग्राम। वैसे तो नरेगा जब प्रोग्राम में आया तो ये धीरे धीरे इस प्रोग्राम को भी इसने क्या कर लिया, सबज्यूम्ड, यानी कि इसने अपने अंदर मर्ज कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गई हमारी NFWP की हमने बात कर चुके हैं, नरेगा की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, मीन्स PMRY। ये दूसरी स्कीम है जो कि 1993 में स्टार्ट हुई थी। इसका एम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग्स देना, स्किल्ड बनाना। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज़, ये हेल्प करने लगे सेटअप करने में स्मॉल बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ को। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, इसके अलावा ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम हुआ ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना समझ में आ गया होगा, 93 से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर इसका मेन मोटिव था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे लोग जो है वो अपना काम खुद करें और ख़ुद का बिजनेस डालने का इनका जो मोटिव था इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का वो था। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़, वो लोगों की हेल्प करते थे छोटे मोटे बिजनेस को स्टार्टअप करने में। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम आया रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन प्रोग्राम, दिस इज़ फोर्थ प्रोग्राम REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये 1995 में लॉन्च हुआ और इसका भी मेन मोटिव ये था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को रूरल एरियाज़ में, ये जो अर्बन एरियाज़ के लिए नहीं है इनमें से कोई भी, दोनों ही क्या है रूरल एरियाज़ के लिए हैं। तो इसका टारगेट था 25 लाख नई जॉब्स जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर 10th 5 ईयर प्लान में 25 लाख नई जॉब्स ऑफ़र की जाएं और उन्हें निकाला जाए। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था जॉब के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, वॉज लॉन्च्ड इन 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है इसको लॉन्च किया गया 1999 में। द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज़, प्रोग्राम जो है वो पुअर फैमिलीज़ जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आती हैं, दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हेल्प करना है। मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट कार्ड से उनकी हेल्प करना अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये तो हो गया हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प से उन्हें क्या कराती है, अवेलेबल कराती है, जो भी उनके लोन्स वगैरह होते हैं वो सैंक्शन करवा देती है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी PMGY, ये 2000 में लॉन्च हुआ। एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंट्स में इज़ गिवन टू द स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ। बेसिक सर्विसेज स्टेट्स को प्रोवाइड करना, जैसे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम इज़ अंत्योदय अन्न योजना, अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन दिस नेक्स्ट चैप्टर। अंत्योदय अन्न योजना जो है वो आप इस चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ लेंगे, जिसमें फूड ग्रेन्स वाला जो चैप्टर है, जो आपके अभी आ नहीं रहा है, फूड सिक्योरिटी। द रिज़ल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम, इन प्रोग्राम्स का जो रिज़ल्ट है वो मिला जुला आता है। वन ऑफ द मेजर रीज़न्स जो हैं लेस इफेक्टिवनेस के, वो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और राइट टारगेटिंग। ना तो राइट टारगेट रखा गया और ना ही इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया है। डिस्पाइट गुड इंटेंशन, अच्छे इंटेंशन के बावजूद इन स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो पुअर पीपल तक नहीं पहुंच पा रहा, यानी कि जो लोग डिज़र्विंग हैं उन लोगों तक तो इनका बेनिफिट पहुंच नहीं पा रहा, जबकि जो डिज़र्विंग नहीं है वो ही इन सब का फ़ायदा उठा रहे हैं। सो अब इनमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं वो देखते हैं हम कि व्हाट आर द चैलेंजेस हियर। पोवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया। वैसे तो पोवर्टी जो है वो सर्टेनली डिक्लाइन हो चुकी है इंडिया में, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पोवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज़ मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। लेकिन रिडक्शन के बावजूद जो इंडिया है, वाई डिस्पैरिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी डिस्पैरिटीज़ यानी विषमताएँ हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग यहाँ रहते हैं, विजिबल बिटवीन दोनों रूरल और अर्बन एरियाज़ में बहुत डिफरेंस दिखाई देता है डिफरेंट स्टेट्स में। सर्टेन सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं जो कि वल्नरेबल है, यानी कुपोषण है, पोवर्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और लोगों के पास खाने के भी जो पैसे हैं वो नहीं हैं। पोवर्टी रिडक्शन एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, 10 to 15 ईयर में पोवर्टी को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब अच्छी से अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। जो पॉसिबल है वो किस लिए है, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है इंक्रीजिंग स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हुए ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सल जो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके लिए डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसे भी कम किया जा सके। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमन की एम्पावरमेंट को इंक्रीज़ किया जा सके। एंड द इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शंस हैं इकोनॉमिकली, यानी जिनके पास बहुत कम है जो मनी है या इनकम है उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ऑफिशियली डेफिनेशन जो है इसकी पोवर्टी की, उसके लिमिटेड पार्ट को कवर किया जा सके कि लोगों के नज़र में जो पोवर्टी है वो रियलिटी में क्या है। इट इज़ अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल। ये क्या है, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल है, इसी के बारे में है, रादर देन अ रीज़नेबल लेवल ऑफ लिविंग। रीज़नेबल लेवल के बारे में नहीं, जबकि पोवर्टी क्या है, एक मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल की मिनिमम जो है वो किससे सेटिस्फाई हो सकते हैं, कितना अगर उनको दिया जाए खाने पीने के लिए या उनके लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो उनको फीड कराने के बिल्कुल एबल होते हैं। बट डू दे हैव एजुकेशन, लेकिन क्या उनके पास एजुकेशन है, शेल्टर है, लेकिन क्या सिर्फ खाना पीना ही हमारे यहाँ पर वो है। एजुकेशन भी एक हमारी अब बेसिक नीड्स में आती है। तो ये सारा जो प्रैक्टिस है, अब इसमें हम बात करते हैं कि वी विल नेसेसरी इन द टर्म्स ऑफ ओनली इनकम। हम इसको सिर्फ इनकम के लेवल पे हम बात करके देखते हैं। नेक्स्ट डिकेड में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो बिगर चैलेंजेस को लिए हुए होगा, दैट स्टिल रिमेन, जो आज भी रिमेनिंग है। प्रोवाइडिंग, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, लोगों को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जॉब सिक्योरिटी होगी तो ये अपने आप सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। अचीविंग जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना। डिग्निटी फॉर द पुअर के लिए डिग्निटी अचीव करना। एंड दीज विल बी इवन बिगर टास्क, और ये वास्तव में ही बहुत बड़े बड़े टास्क कहे जाते हैं। तो ये था हमारा पोवर्टी एज ए
चैलेंज, इसमें आपने जॉब सिक्योरिटी वगैरह, क्योंकि देखिए पोवर्टी जो है उसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ खाने के लिए ही लोग जो हैं वो अवेलेबल होंगे और खाना अगर मिल गया तो हाँ ठीक है वो पोवर्टी लाइन से ऊपर हो गए, ऐसा नहीं होता। पोवर्टी लाइन से ऊपर होने का मतलब है क्या उनके पास रहने के लिए छत है, क्या उनके पास जॉब सिक्योरिटी है, क्या वो हेल्दी हैं। अगर हेल्दी नहीं है यानी उनके पास अपनी दवाइयों के लिए ही पैसे नहीं है, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए ही पैसे नहीं है, तो उनका गरीबी की रेखा के नीचे ही समझा जाएगा, यानी पोवर्टी लाइन से नीचे ही समझा जाएगा। तो ये था हमारा पोवर्टी एज ए चैलेंज चैप्टर, और डू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो वी विल सी about the question answers of this chapter in the next video. So thank you, have a nice day.